सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.1 का चौथा पांचवा जो भी बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। अब लास्ट वाले क्वेश्चन। और आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। और अपना चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए। चौथा क्वेश्चन है अपना कि HCF 306 व 657 बराबर कितना है 9 दिया है, ये हमें दे रखा है। और LCM 306 657 ये ज्ञात करना है। यानी कि आपको HCF बराबर 9 दे रखा है और LCM ये आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो इसके अंदर दे रखा है आपको कुल मिला के इसमें HCF ये कितना दे रखा है इसमें 9 और LCM ये कितना दे रखा है इसमें ये हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसके अंदर और क्या चीज़ दे रखी है, देखो 306 और 657। अभी मैं जब क्वेश्चन को हल कराऊंगा तब आपको देखना एक चीज़ देखने को मिलेगी जो हम पहले कर चुके हैं। 306 657 मैं इसको मान सकता हूँ प्रथम संख्या। प्रथम संख्या है। और आपको बताया था पहली वाली वीडियो में इसको A भी लिख सकता हूँ 306। और ये है अपनी द्वितीय संख्या, इसको मैं B लिख सकता हूँ। और ये कितना है 657 657 द्वितीय संख्या प्रथम संख्या। इस क्वेश्चन में अपन को जो जो देर का आपने वो लिख दिया। HCF कितना देर का 9, प्रथम संख्या A का मान 306, B का मान 657। तो LCM ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा और उसके आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और फॉर्मूला क्या है, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM ये वाला है। अब इस फॉर्मूले को देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि एक क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने क्या बोला था कि HCF और LCM निकालिए और उसकी जांच कीजिए। और जांच करने में यही फॉर्मूला लगा रहे थे। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ये सब मान इसमें रखेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। देखो A क्या है इसमें 306। इतना सही नहीं चल रहा है पेन, अपना मार्कर पेन। देखो A कितना है इसमें 306। A कितना है इसमें 306 गुणा B कितना है इसमें 657 बराबर HCF कितना निकाला है यहाँ पे। HCF निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 9। कितना है 9 और गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। ये LCM ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे। ये लो अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूले में जहाँ जो जो हमें दे रखा था वो लिख दिया। अब ये हमें निकालना है, ये निकालना है। तो इसको यहीं पर रहने देना, इसको यहीं पर रहने देना। अब इसको निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पक्षांतरण। आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा इस 9 का। देखो पक्षांतरण करते तो पक्षांतरण में क्या होता है कि जो चीज़ गुणे में होती है वो भाग में चले जाती है, जो चीज़ जोड़ में होती है वो माइनस में बाकी में चली जाती है, और जो चीज़ बाकी में होती है वो जोड़ में चली जाती है। तो हमें निकालना ये है। तो इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसके साथ में कौन है उसको हम इधर भेज देंगे। अब ये इधर यहाँ पे किसमें गुणे में इधर आएगा तो भाग में आएगा। भाग में आएगा तो उसको कैसे लिखते हैं 306 गुणा 657 भाग का निशान, इसको बट्टा भी बोलते हैं, इसको भिन्न के हिसाब से भी ये 9 नीचे आ गया, बराबर की जगह बराबर। और इधर क्या बचा हुआ है LCM
क्या बचा हुआ LCM। तो अब यहाँ पे क्या करना, LCM निकालने के लिए इसको सरल करेंगे। देखिए इसका मान क्या आता है। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, 306 को 657 से गुणा कर सकते हो, फिर उसमें 9 का भाग दे सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक आप 10th क्लास में तो आपको काटना भी आना चाहिए। देखो इस 9 से ये 306 कट जाएगा, इस 9 से 306 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, भाग दे लो 306 में, काटना मतलब भाग देना, 306 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 का भाग दो, इसमें 9 तिया 27, 9 तिया 27, 30 में से 27 देंगे तो बचेंगे आपके 3, और फिर उतारेंगे 6, 36, 9 चौक 36, कितना आएगा 34 गुणा 657 बराबर, ये अपना LCM चल रहा है अभी। अब इसको गुणा करेंगे, इनको गुणा करने पर अपना क्या आंसर आएगा, 34 गुणा 657 को गुणा करने पर अपना आंसर आएगा, इसको गुणा करने पर यहाँ पर ये 657 है और ये 34, कर लो गुणा, कितना आता है, 4 7 28, 2 आंसर के 4 पंजे 20, 2 22, 2 आंसर के 4 चिंग 24, 2 26, और ये क्रॉस का निशान, 3 7 21, 2 आंसर के 3 पंजे 15, 2 17, और 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 13, एक आंसर का 12, और ये 2 22 33 8, 22,338, कितना आएगा 22,338, यह आपका हो गया LCM, लघुत्तम समापवर्ती। ये था अपने A था, B था, HCF हमें दे रखा था, ये हमें निकालना था, हमने निकाल दिया, तो ये हो गया अपना आंसर। तो यहाँ लिख सकते हो आप नीचे, अतः LCM किसका, 306 और 657, कितना आया आपके 22,338, ये लो कंप्लीट। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला कराते हैं। तो यह है अब अपना प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें क्या करनी है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि हमें जांच करनी है कि अपने भी कोई भी प्राकृत संख्या दे रखी हो, n का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जांच करनी है क्या जब उसका मान यहाँ रखेंगे 6 की पावर n में, तो वह संख्या उसका जो मान आएगा हल करने पर वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसका हमें पता करना है। तो इसका पता करने के लिए हम इसको हल करते हैं, और इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यदि किसी भी संख्या, ये मैं लिख रहा हूँ मैं, यदि इस लाइन से इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, यदि किसी संख्या, मतलब कोई भी आप संख्या आपको दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है 6, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, मतलब कहने का मतलब यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की n के रूप में हो तो वह संख्या जीरो पर
समाप्त होती है। ये लाइन, ये आपको याद होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, जब हम कोई संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो इस रूप का अगर आता है, कम से कम 5 आना चाहिए, कम से कम 5 आना जरूरी है। अगर 5 आ जाता है, भले 5 2 बार आओ 3 बार आओ, लेकिन कम से कम एक बार आना जरूरी है। अगर 5 आ जाता है तो समझ लो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। ये लाइन, और एक तो ये लाइन लिख लो और एक लाइन ये लिख लो कि कम से कम एक बार अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ये 2 लाइन आप लिख लेना अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए कि एक तो इस टाइप का आपका रूप बनना चाहिए और एक कम से कम 5 आना चाहिए। तो अब इस नियम को देखते अपने को, ये भी 6 की घात जो n, ये 6 संख्या, इस पर ये लागू होता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके, 6 के। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 6 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6 3, 3 का जाएगा 1। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। देखो यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ गया, ये 2 तो आ गया, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। मतलब कि ये 2 तो अपन को मिल चुका है, लेकिन जो 5 है यहाँ पे जो 5 आना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसका मतलब अपना जो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप के नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड जो हमने अभी निकाले, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये कुछ भी आ सकता है, 1 2 m का 1 2 3 कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर, ये m का और n का मान, लेकिन ये इस रूप में आना चाहिए था। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। आया नहीं तो हम लिखेंगे ना नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रखा 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम लिखेंगे 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। 5 आया ही नहीं, वो भी तो आना चाहिए था, आया ही नहीं तो क्या करेंगे, नहीं होगी समाप्त, बस नहीं होगी। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है, पूरा कंप्लीट आंसर है। ये अपना कंप्लीट हो गया आंसर। जो हमें पूछा गया था वो हमारा काम नहीं हुआ। उसने पूछा कि समाप्त हो सकती है, लेकिन हमने जब ये नियम हमने मालूम किया भी ऐसा जब कोई भी प्रश्न आया 6 हो 8 हो 9 कुछ भी हो, उसको इस रूप में लाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के बाद इस रूप में अगर आ जाता है तो आपका 0 पर समाप्त हो जाएगी। अगर इस रूप में नहीं आता, ये वाला जो रूप है इस रूप में नहीं आता है, तो आपका समाप्त नहीं होगी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। अब इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, जो अपना प्रश्न नंबर 6 है उसको अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपका प्रश्न नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है कि ये बताना चाहता है कि एक तो ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक तो ये
क्वेश्चन में 2 है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और एक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये दोनों ही क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन के बारे में ये बता रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब कि भाज्य संख्याएं है तो हमें पता करके बताना है कि वे क्यों है भाज्य संख्याएं। तो इसका हल करते हैं हम। तो सबसे पहले लेते हैं हम 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ये अपना जो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का, इसे हम फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिख दो आप, क्योंकि एक तो ये और एक ये 2। तो इसके बारे में पता करना कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों, इससे पहले आपको जान लेना कि भाज्य संख्या होती क्या है, तभी आप इसका बता सकते हो कि भाज्य संख्या है या नहीं ये है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है, अब यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है, गुणे में दे रखी है, जोड़ में दे रखी है। अब जो भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या में स्वयं का तो भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भी अगर भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है। यानी कि स्वयं के अलावा अगर अदर जो आपकी दूसरी कोई भी अदर संख्या होती है, अदर संख्या, अन्य जो भी संख्या, उसका भी अगर भाग चला जाता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि एक से अधिक गुण मिल जाए आपको, एक से अधिक गुणज, एक से अधिक गुणज आपको अगर प्राप्त हो तो वह संख्या भाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे, यहाँ पे ये जो लिख रहा है उसको सरल करेंगे, उसके लास्ट में हम देखेंगे एक से अधिक गुणज प्राप्त होते कि नहीं होते। अगर एक भी गुणज प्राप्त होता है एक्स्ट्रा तो समझ लेना कि ये अपनी भाज्य संख्या है। तो करेंगे क्या कि इसको सरल करने के लिए बराबर, सबसे पहले देखना कि ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब गुणे में है और ये अलग प्लस में 13। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक पूरी संख्या है और ये एक अलग 13 एक अलग संख्या है। तो इसमें से क्या है कि इस पूरी में भी ये 13 आ रहा है और इसमें भी ये 13 आ रहा है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा उभयनिष्ठ निकालना, उभयनिष्ठ चीज़ बाहर निकालना। इसमें भी 13 यहाँ पे, इसमें भी 13 यहाँ पे, तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, दोनों से। जैसे देख बाहर निकालता हूँ, उभयनिष्ठ है बाहर निकालो और फिर कोष्टक। अब यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 13 और सॉरी ये 13 यहाँ से बाहर निकल चुका है, ये 13 यहाँ से बाहर आ गया। 13 मतलब कहने का जो बाहर आते हैं उसमें उसका भाग दे, तो 13 में 13 का भाग दोगे तो 13 एकम 13 एक बार जाएगा और एक को इस वापस इससे गुणा करोगे तो यही आएगा। एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे यही आएगा। कुल मिला के 13 यहाँ से बाहर निकल गया। अब प्लस की जगह प्लस रखोगे और इसमें भी 13 में 13 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो अपने यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आंसर, 13 कोष्टक 7 गुणा 11 प्लस 1। इस 13 को हमने उभयनिष्ठ था इसको बाहर निकाल लिया और निकालने के बाद में देखो एक गुणज तो ये, एक गुणज तो ये है अपना और एक गुणज ये, यानी कि अपनी जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है इसमें एक तो 13 का भाग भी जाता है और एक 7 गुणा 11 प्लस 1 इसका भाग भी जाता है। तो एक से अधिक गुणज प्राप्त है अपने को, एक से अधिक गुणज प्राप्त है। इसको लिख दो आप प्रथम गुणज, प्रथम गुणज, और ये है आपका द्वितीय गुणज यानी कि दूसरा गुणज। तो इस प्रकार से आपका ये जो लिख सकते हैं, इसलिए मतलब गुणज प्राप्त हो गए, प्रथम गुणज द्वितीय गुणज, इसलिए यह संख्या कौन सी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। यह आपका आंसर कंप्लीट। तो कुल मिला के 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये क्या आपकी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से अधिक गुणज प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। इसको मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पे थोड़ा आएगा नहीं +5। ये इधर भाज्य संख्या के बारे में लिख रखा था। कोई भाज्य संख्या क्या होती है? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसके अंदर भी हमें पता करना होगा इसी प्रकार की एक से अधिक गुणज इसमें प्राप्त होते कि नहीं होते। तो इसके लिए वापस वही देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, जो उभयनिष्ठ जो बाहर आ जाए। जिस प्रकार उसमें 13 आए थे, तो इसमें देखो इसमें 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो ये क्या है कि बाहर आ जाएगा। इसको उभयनिष्ठ ले लो, इसको बाहर निकाल लो। तो ये बाहर निकाल देते हैं और अंदर क्या बचेगा फिर? 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ से 5 बाहर आ गया, तो 5 में 5 का भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। तो ये हो गया अपना यहाँ पे इसको और 5 और इस 5 को बाहर निकाल दिया, तो ये नया आंसर आ गया। और इसके अंदर क्या आया है कि 5 एक अतिरिक्त गुणज प्राप्त हुआ। 5 एक अतिरिक्त गुणज प्राप्त हुआ। जिस प्रकार उसमें भी लिख लेना आप एक लाइन, 13 एक अतिरिक्त गुणज प्राप्त हुआ। तो एक से अधिक गुणज यानी कि एक गुणज भी प्राप्त हो या उससे ज़्यादा गुणज प्राप्त हो, अपनी संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, फिर आगे क्या है? गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। यह आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है आपका। इसका भी इसके अंदर ये जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें ये लाइन लिख लेना इसमें कि ये जो 13 आ रहा था उभयनिष्ठ, 13 एक अतिरिक्त गुणज प्राप्त हुआ, उसमें भी लिख लेना इस टाइप से जिस प्रकार इसमें 5 का लिखा। और ये अपना कंप्लीट हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 7वां क्वेश्चन कराते हैं। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपका वैसे भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसका हल कराएंगे तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये। इसका हल बहुत छोटा है, आप देखना। इसको पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में है क्या चीज़। लाइनों में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, देखते हैं समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में क्वेश्चन में मिस है थोड़ा, मतलब एक जैसे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो एक चक्कर लगाने में रवि है, इसमें कौन है? रवि, उसको 12 मिनट लगते हैं। और ये कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, वो भी एक ही दिशा में चलते हैं। और कितने समय बाद, अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने क्या दे रखा है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर डिटेल क्या है कि एक कोई खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मार्ग है, जिसमें सोनिया और रवि ये दो व्यक्ति हैं जो वहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। और वो एक ही जगह से चलते रहे, एक ही दिशा में चलते हैं। और सोनिया चलती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, और जब रवि चलता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। तो ये इनकी गति है, मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लेगी और दूसरा चक्कर पूरा रवि जो एक चक्कर पूरा करता है वो 12 मिनट लगता है। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दोनों ही जब चलते रहते हैं तो कितने समय बाद में वो एक ही जगह पर वापस पुनः उसी जगह पर आएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन का मतलब था, वो मैंने आपको समझा दिया है। और ये क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में उतार लो,
क्योंकि अब इसका हल कराएंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको उतार लो या फिर अपनी वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को उतार लेना। चलो, तो अपना वो जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेंथ में, इसलिए उसका आंसर नीचे तो नहीं आता, इसलिए मैं उसको मिटा दिया है और आपने वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को उतार लेना और अब आगे उसका हल करते हैं। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का अर्थ क्या था, उस क्वेश्चन का जो मैंने बताया आपको लैंग्वेज में, उसका कहने का कोई खेल का मैदान है, जैसे कोई खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे अपना कोई खेल का मैदान है ये, और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन में यही दे रखा था, ये चारों ओर एक वर्ताकार पथ है और इस वर्ताकार पथ में यहाँ से इस जगह से कौन, सोनिया, और इसी जगह से दोनों साथ में थे ना, एंड रवि, यानी सोनिया और रवि दोनों इसी जगह से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों इसी जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। वो चल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। और जो सोनिया है वो सोनिया चलती है, एक चक्कर लगाती है, उसको लगता है 18 मिनट। जब वो चलती है सोनिया तो उसको एक चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है 18 मिनट। और जो रवि चलना प्रारंभ करता है और वो भी चलता है तो उसकी जो गति है, स्पीड है, उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं, 12 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों 18 मिनट 12 मिनट चलते हैं, तो अब वापस ऐसा कौन सा समय, कितने मिनट लगेंगे कि वो वापस चलते चलते इसी जगह पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये 18 मिनट है, ये 12 अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो फर्स्ट चक्कर में तो मिलने से रहे, क्या पता कौन से चक्कर में मिले, लेकिन टाइम पूछ रहा है हमें कि कितनी देर बाद में वापस इसी जगह पर आके मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना ही है कि जो चीज़ ये पूछ रहा है वो कम से कम समझने के सबसे पहले वाला टाइम। क्योंकि अगर मानना कि वो 36 मिनट पर सेम जगह पे मिलेंगे, तो वापस चलेंगे तो फिर 72 मिनट भी होगा, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा ऐसे आंसर तो और आएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे कम वाला आंसर हमें निकालना है। कौन सा वाला, सबसे कम, यानी कौन सा ऐसा टाइम है जो सबसे पहले वहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो सबसे कम वाली बात आ रही है, क्या आ रही है, सबसे कम। और जब ये चीज़ आए ना कि सबसे कम टाइम, मतलब ऐसा कौन सा टाइम जहाँ पर वो मिल जाएंगे, वो सबसे कम वाला, और ये चीज़ आए तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। ये इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे कम आए तब एलसीएम निकालना पड़ता है। और इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में यही निकालना है। और कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर सबसे अधिक वाली चीज़ पूछी जाए कि सबसे अधिक चीज़, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अधिकतम। तो सबसे अधिक वाली अगर कोई बात आए तो उसके अंदर आपको HCF ये निकाल के देना होगा। ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, आनी चाहिए। एलसीएम निकालते हैं तो सबसे कम वाली चीज़, और एचसीएफ निकालते हैं सबसे अधिक वाली, और अपने क्वेश्चन में ये है। चलो हल करते हैं। तो हल करने से पहले यहाँ लिखेंगे सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। ठीक है, और दूसरा, रवि एक चक्कर लगाता है, इसको कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। तो वापस कब मिलेंगे, तो हम करेंगे 18 के अविभाज्य गुणनखंड। काफ़ी बार सीख चुके हैं, कितनी बार कर दिया, 18 के अविभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, फिर तो 3 का जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, ये अपना 1 आ गया, अविभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। इसी प्रकार 12, 2 का जाएगा, 2 छक्के 12, 6, फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा 1, ये लो। तो यहाँ पर जो भी आंसर आया, चलो तो इनके लिखते हैं हम 18 और 12 के। ये अपना 18 है, 18 के लिखते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के लिखेंगे
2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब इनका हमें निकालना एलसीएम, इनका हमें क्या निकालना एलसीएम। तो एलसीएम देखिए 18 व 12 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालते था सबसे पहले मैंने जब एलसीएम निकालना आपको बताया तो इसमें ये लिखते हैं ना कि जो ऊपर नीचे सेम आ रही उनको तो लिख दो। जैसे देखो इसके अंदर ये समान है ना, ये भी एचसीएफ वाला सिस्टम है, देखो ये वाला भी समान है। समान चीज़ पहले लिखी जाती है, जो दोनों में प्राप्त हो रही पहले लिख दी। अब बात की कौन बचा, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, इनको भी लिख लो 2 गुणा 3, ये लो लिख लो। ठीक है, ये समानता उतार दिया, समानता उतार दिया, उसके बाद ये दोनों बच गए और जो बच जाता है एलसीएम उनको भी लिखा जाता है। अब इनको गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, कितना आया 36। तो ये हो गया आपके इसका एलसीएम 36 आंसर। और ये जो आंसर आया है आपके, अब इसको आप लिख सकते हो अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये लो। यही पूछा था कि वापस वो कितने समय बाद वापस इसी जगह पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे सोनिया और रवि। यह आपके क्वेश्चन नंबर जो 7 था आपका, वो काफ़ी लेंथ में बड़ा था लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना था उसके अंदर। ओनली फॉर क्या करना, 18 और 12 उसके अंदर जो 2 संख्याएं दे रही थी तो उनके अभाज्य गुणनखंड करके ओनली फॉर उनका एलसीएम निकालना था। और एलसीएम आया 36, और तो आंसर हो गया सोनिया व रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये पूरी क्वेश्चन की डेफिनेशन थी, इसको मैंने इधर समझाया और इसका हल। ठीक है, तो आपके जो ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपकी जो प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10th की, उसके अंदर कुल टोटल 7 क्वेश्चन और 7 ही क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। और अब इन 7 ही क्वेश्चन का कल जो अब आप वेट करोगे भी, कल हमारी नई वीडियो आएगी, तो आप कल का वेट मत करना। कल का आपके लिए गैप होगा, क्यों? क्योंकि मैं हर प्रश्नावली कराने के बाद 1 दिन का गैप रखूँगा। आप उस 1 दिन में इस प्रश्नावली का मेरी वीडियो को वापस रिवीजन करना, उनको अच्छे से समझना, देखना और हल करना, और अच्छे से कंप्लीट करके इनको अपने दिमाग में ऐसा उतारना कि जब भी कभी क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली से मिले और आप कहीं पे भी उसको करने से हिचकिचाए नहीं। तो और अब मैं आपको इस पूरी प्रश्नावली से संबंधित कुछ मेरी तरफ से भी होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप कल करना है, कंप्लीट करना, अपनी नोटबुक में उतारना। ठीक है, और कल आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी और ओनली फॉर वर्क करते रहना कल। और परसों के दिन वापस आपके अगली 1.2 का पहला क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक होमवर्क दे देता हूँ घर के लिए, और कल का दिन आप ऐसे ही होमवर्क में यूज़ करना, तैयारी करना। होमवर्क लेने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। अपना चैनल आज 4था दिन हो गया चैनल को चलते हुए, और अपने अच्छा है कि अपनी प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट चाहिए। आप अपने इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को, अपने जो प्रश्नावली का जो भी ज्ञान है यहाँ पे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचा पाए। तो आप सपोर्ट करें, और जितना हो सके आप अपने पास पड़ोस संबंधी जितने भी आपको लगता है कि मेरे वहाँ पे मामा जी में किधर भी रिलेशन में अपने 9th और 10th के विद्यार्थी हैं, तो उनके पास भी पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आप भी बढ़ते रहें। तो अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, और वो होमवर्क आप कल करना, और परसों आपकी वापस वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ये है आपके सामने आपका होमवर्क। इसमें आपको मैंने 1 2 3 क्वेश्चन करवाए, और तीनों ही क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी जो भी मैंने पढ़ाई उनमें से संबंधित है, और उसी टाइप के आंसर जिस प्रकार मैंने करवाए उसी टाइप से आपको इनको हल करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और कल जो आप फ्री रहोगे, आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, उस टाइम इसको भी आप करना, और जो पहले क्वेश्चन करा चुके हैं वीडियो के अंदर उनको अभ्यास करते रहना। तो आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अपने चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे शेयर करो। वीडियो को अगर पसंद आया है तो कमेंट भी करो भाई,
अपने वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, जितना चाहे कमेंट करो, हमें बताओ, ताकि हम और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, परसों फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।